हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडीज़। और आज हम सॉल्व करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 80 क्वेश्चंस थे इसमें और आपने कितने ठीक किए हैं वो आप यहाँ से अपनी जो आंसर किए उसको आप मैच कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन था, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो इसमें से जो आंसर होना था आपका, वो आंसर होना था आपका सी, मिठास जो है वो आपकी भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, आहार शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर होना था डी, निराहार। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन था, सारी फसल वाक्यांश में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो इसका आंसर होना था आपका सी, परिमाणवाचक विशेषण है इसमें। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो सब कुछ जानता है इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। तो इसका आंसर होना था आपका सी, सर्वज्ञ। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, शांति शब्द का समानार्थ नहीं है। शांति शब्द का समानार्थ नहीं है, तो इसका आंसर होना था डी, आकान। इसके बाद आपका छठा क्वेश्चन था, दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है। इसका आंसर होना था आपका ए, दात्री। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन था, नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका आंसर होना था बी, बहुत परेशान होना। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन था, बादल का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इसका आंसर था सी, पयोत। इसके बाद 9वां क्वेश्चन था, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। डी ऑप्शन इसका ठीक होगा, इति प्लस आदि। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा आपका बी, गुण संधि। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था, आंसू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए, आंसू सेम ही रहता है, इसका बहुवचन में ये सेम ही रहता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, बकर का विलोम होगा। तो बकर का अर्थ क्या होगा, इसका विलोम होता है सीधा। तो इसका आंसर होना था आपका ए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर भी आपका ए होना था, 2 लिंग होते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्रिया क्या है। तो चलना यहाँ पे क्रिया है, और कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक है। तो आपको कारक के विभक्ति चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए। रोहन मकान के भीतर, इसका मतलब है कि रोहन मकान में है, और मैं और पर अधिकरण कार्य के विभक्ति चिन्ह होते हैं मैं और पर, इसलिए इसका आंसर होगा ए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा बी, राजनीति। तो इसके साथ हमारा जो हिंदी का पोर्शन है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम आते हैं जीके पे। 16 क्वेश्चन हमारे पास जनरल स्टडीज़ के हैं। तो आपके पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कोलडैम परियोजना किस संगठन से संबंधित है। तो इसका आंसर होना था बी, एनटीपीसी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर आपके पास होना था लाहौल स्पीति, बी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपके पास होना था डी, 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर होना था आपके पास ए, विष्णु शर्मा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है। तो ताबो मठ ये हिमाचल प्रदेश में है, इसका आंसर होना था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो इसका आंसर होना था बी, बहादुर शाह जफर। इसके बाद क्वेश्चन है आपके पास, एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के क्या थे। तो एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। तो इसका आंसर होगा सी, प्रथम राज्यपाल थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 झीलों का समूह किस झील को कहा जाता है। 7 झीलों का समूह किस झील को कहा जाता है। तो इसका आंसर होना था बी, लामा झील को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसने भारत में प्रसिद्ध मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसका आंसर होना था आपके पास ए, बाबर ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो इसका आंसर आपके पास होना था सी, कुल्लू। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो वो कुल्लू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है, बी इसका आंसर होना था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित है? तो इसका आंसर आपका होना था 324, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आज़ादी के बाद पहली बार कौन सा राज्य भाषाई आधार पर गठित किया गया? तो इसका आंसर आपके पास होना था डी, आंध्र प्रदेश। जिसके बाद आपके पास 30वां क्वेश्चन था, किस राज्य में भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो इसका आंसर आपके पास होना था ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होना था आपका आंसर नंबर सी, जेसी फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? ये तो आप सभी को पता ही होगा, अनुच्छेद 370। इसका ऑप्शन होना था इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसी के साथ आपका जीके का पोर्शन भी वो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम साइंस के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया मनुष्य के किस अंग से शुरू होती है? तो इसका आंसर होगा सी, मुंह से शुरू हो जाती है पाचन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व में क्या परिवर्तन आता है? तो इसका आंसर होना था, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो इसका आंसर होना था आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, BCG टीके में सी से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर ए, कैलमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा स्वपोषी है? तो स्वपोषी उन्हें बोलते हैं जो कि अपना जो भोजन होता है वो प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, खरीफ की फसलें किस समय उगाई जाती हैं? तो इसका आंसर होना था आपका ऑप्शन नंबर ए, जून से सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, BOD किसका संकेतक है? तो जो BOD है ये आपका जल प्रदूषण का संकेतक है, ऑप्शन नंबर सी। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, अत्यधिक व्यायाम के दौरान हमारे पैरों में ऐंठन किस कारण होती है? तो ये जो होती है किस कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के जम जाने से। तो इसका आंसर होना था आपका ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक एसिड। अब यहाँ पे आपके पास इंग्लिश का पोर्शन है, 16 क्वेश्चन इंग्लिश से थे। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन था, आई प्ले क्रिकेट, कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आई प्ले क्रिकेट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है वो सेंटेंस है। जब आपने इसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो सिंपल सा इसका आंसर था आई प्लेड क्रिकेट, बी इसका आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टू मिस द बस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस आइटम? तो इसका आंसर होना था आंसर नंबर ए, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, आई हैव बीन लिविंग हियर डैश 2009। तो यहाँ पे आपके पास फिक्स ईयर यहाँ पे दिया हुआ है, तो फिक्स चीज़ों के साथ सिंस का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर होना था आपका ऑप्शन नंबर 2, सिंस आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, टू नाइट्स गेम वॉज डैश बिकॉज ऑफ द रेन। तो इसका आंसर होना था आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉल्ड ऑफ, इसका आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, शी हैड टू डैश इलनेस इन ऑर्डर टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टी मीटिंग। तो इसका जो आपका आंसर था वो होना था आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, चूज द सिनोनिम्स से यहाँ पे क्वेश्चन थे। ऑनर का सिनोनिम क्या होता है? तो इसका क्या होगा? ऑनर का सिनोनिम होता है करेज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, डिजिनिटी, इसका आपने सिनोनिम, तो डिजिनिटी का सिनोनिम होना था ऑप्शन नंबर ए, डिसेंसी।
अब यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड्स बताने थे, तो आपके पास 48वां क्वेश्चन था डीप सीटेड, इसका अपोजिट बताना था आपको एंटोनियम। तो इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेरी। नेक्स्ट वर्ड था आपके पास सुपरफिशियल, तो इसका एंटोनियम बताना था आपको। तो इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर डी, जेन्युइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एरर डिटेक्शन में से थे, यहाँ पे आपको एरर बताना था कि किस पोर्शन में जो है वो एरर है। तो आपके पास सेंटेंस था विजिटर्स टू द जू आर अम्यूज्ड बाय द मंकीज प्ले इन द केज। तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप यहाँ पे आपके पास लिखा होगा मंकीज, यहाँ पे आपको प्ले नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको प्लेइंग लगाना था। आर अम्यूज्ड बाय द मंकीज प्लेइंग इन द केज, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपका सेंटेंस है उसके सी पोर्शन में यहाँ पे एरर है। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था टू लीव अ प्लेस सडनली और सीक्रेटली, इसको आपने जो है वो सब्स्टिट्यूट करना था एक वर्ड के साथ। तो इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर सी, डी कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन था अ सिंबल दैट सर्व्स एज एन एम्बलम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर डी, टोटेम। नेक्स्ट आपके पास फिल इन द ब्लैंक था, आपके पास पैसेज था और आपने ब्लैंक फिल करने थे। तो यहाँ पे दिस इज अ क्वेश्चन दैट डैश बियॉन्ड राइट्स एंड डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो आपके पास ब्लैंक नंबर 53 है, यहाँ पे आपका आंसर होना था हैज़ गॉन, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज़ गॉन बियॉन्ड राइट्स एंड डेमोक्रेसी। आगे था आपके पास इट प्लग्स डैश इनटू द बेसिक्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स दैट विच अ सोशल, तो यहाँ पे आपके पास ब्लैंक नंबर 54 में आपका आना था, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, डीप। इसके बाद आपका आगे था आपके पास इज नॉट बी प्री मॉडलिज्म एंड द डैश ऑफ violence being used to construct a new kind of social, तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर होना था आपके पास ऑप्शन नंबर डी, बेनिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास ट्रस्ट डैश गॉड एंड डू द राइट, यहाँ पे आपको प्रॉपर प्रपोजिशन के साथ ब्लैंक को फिल करना था, तो इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर ए, इन ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। इसी के साथ आपका इंग्लिश का पोर्शन भी वो कंप्लीट हो गया। इसके अब हम रीजनिंग के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है यदि किसी भाषा में रेस को 4793, फैक्ट को 1795, फोर्स को 16493 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रिएक्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वर्ड्स के कोड को लिख लीजिए। यहाँ पे आर को लिखा गया है 4, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आर की जगह 4 लिखा गया है, ए की जगह 3, उसी तरह सी की जगह पे 9, ई की जगह पे 3, एफ की जगह पे 1, ओ की जगह पे 6 और टी की जगह पे 5 लिखा गया है। अब आपको कोड बताना है रिएक्ट का, तो आर की जगह आपने 4 लिखना है, 4। इसके बाद ई के स्थान पे आपने लिखना है 3, उसके बाद ए को फिर 3 लिखना है आपने, नहीं सॉरी ए को 3 नहीं, ए को 7 के साथ रिप्रेजेंट किया गया, ए की जगह पे यहाँ पे 7 लिखा गया, तो ए के स्थान पे आपने लिखना है 7, सी 9 और टी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा T5, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 43795, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास श्रेणी को पूर्ण करें, तो यहाँ पे आपके पास था 7, 10, 8, 11, 9, 12 और यहाँ पे आपने इसके बाद वाला जो है वो आपने फाइंड करना था। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे +3 हो रहा है, उसी तरह यहाँ पे -2, यहाँ पे +3 और इसके बाद यहाँ पे आपका -2 होना था। तो 12 में से 2 माइनस करने थे तो 10,
यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाना था आपका ऑप्शन नंबर सी 10। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, रवि पूर्व में 15 किलोमीटर गया, तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। ये आपकी ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। सबसे पहले बोला गया है कि रवि पूर्व में 15 किलोमीटर चला, तो वो यहाँ से चला होगा यहाँ तक 15 किलोमीटर, वो यहाँ पे चला, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब उसका मुंह जो है वो पूर्व दिशा की ओर है। जब वह पूर्व दिशा को फेस कर रहा है तो उसका बाएं कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो वह बाएं मुड़ा और बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चला। अब वह फिर से बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। अब वह नॉर्थ को फेस कर रहा है, उसका जो बाएं होगा वो इस साइड होगा, वो बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर और चला। तो पूछा गया तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे था, लास्ट में वो यहाँ पे पहुँचा, तो इसकी दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक। अगर ये 5 किलोमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 5 किलोमीटर ही होगी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। आपके पास श्रेणी दी गई थी आपके पास AQ, DR, GS, MU, PV। आपने यहाँ पे जो बताना था कि कौन सा वो आएगा। अगर आप इस श्रेणी को ध्यान से देखोगे और सभी ग्रुप्स के फर्स्ट लेटर को देखोगे A, D, G, M, P, तो यहाँ पे +3 हुए, क्योंकि A का जो स्थान होता है वो पहला होता है, उसका D है, D 4th नंबर पे आता है। उसके बाद आपके पास G है, G 7 पे आता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो आपके पास ब्लैंक था, उसके बाद आपके पास M है, M आपका आता है 13वीं पोजीशन पे। उसके बाद आपके पास था P आपके पास आता है पोजीशन नंबर 16 पे। तो यहाँ पे आपके पास ब्लैंक में जो पहला है वो तो आपके पास आ जाएगा 1, 4, 7 और इसके बाद आएगा 7 + 3 10। तो 10 पे कौन सा लेटर वहाँ पे होता है, 10 पे आपके पास आता है J। तो उसी तरह अब हम दूसरा लेटर फाइंड करेंगे। अगर आप ग्रुप के दूसरे लेटर को देखोगे Q, R, S, यहाँ पे ब्लैंक है UV, तो यहाँ पे +1 हुआ है, क्योंकि Q, R, S, तो यहाँ पे क्या आएगा T। तो दूसरा जो आपके पास होगा, दूसरा होगा T। तो आपका सही ऑप्शन होगा JT, ऑप्शन नंबर D। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, P माँ है Q की, R पुत्र है P का, S भाई है T का, T पुत्री है Q की, तो S की दादी या नानी कौन है। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, P माँ है Q की, P जो है वो Q की माँ है। इसके बाद बोला है R पुत्र है P का, तो यहाँ पे आपके पास आ गया R जो है वो पुत्र है P का। अब P Q की भी माँ है, P R की भी माँ है, तो R और Q या तो भाई बहन होंगे या तो भाई भाई हो सकते हैं। यहाँ पे तो फिक्स है कि जो इसका है ये तो मेल है, लेकिन इसका फिक्स नहीं है, ये मेल भी हो सकती है, ये फीमेल भी हो सकती है। तो ये भाई बहन भी हो सकते हैं या भाई भाई भी हो सकते हैं। इसके बाद बोला गया है S भाई है T का, तो अभी यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ना तो हमारे पास अभी तक S आया है ना तो T आया है, तो अभी तक हम इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है T पुत्री है Q की, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जो T है वो पुत्री है किसकी, Q की। और अब हम बैक होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इससे पहले की इक्वेशन थी S भाई है T का, तो S जो है वो भाई है T का। अगर S T का भाई है तो जो Q होगी वो S की भी या तो मदर हो सकती है या तो फादर, क्योंकि S और T दोनों Q के ही बच्चे हैं। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है S की दादी या नानी कौन है। अब अगर यदि तो Q जो है वो फीमेल है तो S जो होगा वो Q की पुत्री होगी, या S जो है वो Q का पुत्र होगा क्योंकि S मेल है। तो ये इसकी Q जो इसकी माँ हो जाएगी, और Q की माँ कौन है, P। तो यहाँ से जो P है वो S की नानी हो जाएगी। और अगर तो Q मेल है तो इसका मतलब होगा कि जो Q है वो S और T का फादर है,
तो जो Q की मदर होगी P, वो S की दादी हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा P। जो P है वो S की दादी या नानी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि Q मेल है या फीमेल। अगर Q फीमेल होगी तब जो P है वो S की नानी होगी, और अगर यदि Q मेल होगा तो P जो है वो S की दादी होगी। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। किसी खास कोड में कोले का तेज का मतलब है अर्ली टू बेड, और अला तेज मीक का मतलब है कॉमन बेडरूम। तो उसी कोड भाषा में तेज के लिए क्या शब्द है? तो ये बहुत ही सिंपल सा था। आपने यहाँ पे कॉमन देखना है कि तेज और तेज दोनों में आ रहा है। यहाँ पे कोलेक है, यहाँ पे कोलेक नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोलेक है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे तेज तेज कॉमन है। तो आपने कोड देखने अर्ली टू बेड और कॉमन बेडरूम। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ कॉमन है? अर्ली यहाँ पे नहीं है, बेड यहाँ पे कॉमन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेड। ऑप्शन नंबर बी, बेड। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, 25 छात्रों की एक कक्षा में कुणाल नीचे से 7वें स्थान पर है, जबकि सोनाली ऊपर से 9वें स्थान पर है। पुलकित दोनों के बिल्कुल बीच में है। पुलकित से कुणाल का क्या स्थान है? तो इसके लिए हमें छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 35 छात्रों की एक कक्षा में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वो 35 छात्र हैं, ये एक इस तरह ये लाइन में है। इसके आगे बोला गया है कि कुणाल नीचे से 7वें स्थान पे है। तो कुणाल जो वो यहाँ पे है नीचे से 7वें स्थान पे। अगर कुणाल नीचे से 7वें स्थान पे, इसका मतलब है कि उससे नीचे 6 और लोग बैठे हैं। और आगे बोला गया है जबकि सोनाली ऊपर से 9वें स्थान पे। तो सोनाली यहाँ पे ऊपर से 9th पोजीशन पे। अब आगे है कि पुलकित दोनों के बिल्कुल बीच में है। अब यहाँ पे देखिए सोनाली जो है वो 9th पोजीशन पे। इसका मतलब है कि सोनाली से ऊपर यहाँ पे 8 और लोग बैठे हैं। अब यहाँ पे इसके बाद बोला गया कि पुलकित दोनों के बिल्कुल बीच में है। पुलकित से कुणाल का क्या स्थान है? तो पुलकित यहाँ पे कुणाल और सोनाली के बीच में, तो पुलकित यहाँ पे होगा, कहीं पे यहाँ पे पुलकित होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक कितने लोग हैं कुल, ऊपर से लेके फर्स्ट से लेके सोनाली तक यहाँ पे कुल 9 लोग हैं। नीचे से लेके, अगर आप नीचे से देखेंगे, कुणाल से 7 पोजीशन से नीचे लेके 7 लोग यहाँ पे बैठे हैं। 9 और 7 कुल यहाँ पे आपके 16 हो गए। तो यहाँ पे बीच में कितने लोग बैठे होंगे? अगर कुल 35 हैं और 16 अगर यहाँ पे हैं, 7 यहाँ पे हैं, 9 यहाँ पे हैं, 16, तो बीच में कितने होंगे? बीच में बचेंगे आपके पास 19। इसका मतलब है कि S और K के बीच में 19 लोग बैठे हैं। अब P जो है वो बिल्कुल बीच में है। इसका मतलब है कि P और S के बीच में यहाँ पे भी 9 लोग हैं, और P और K के बीच में भी 9 लोग हैं। 9 लोग पुलकित और कुणाल के बीच में है, और 9 ही लोग पुलकित और सोनाली के बीच में। तो क्वेश्चन है कि कुणाल से पुलकित से कुणाल का स्थान क्या है? तो पुलकित से कुणाल का स्थान कौन होगा? एक पुलकित खुद है, इसके ऊपर 9 और बैठे हैं। पुलकित और कुणाल के बीच में 9 और हैं, तो जो कुल होगा वो होगा 1 + 9 10। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7:11 अनुपात में 2 संख्याएं हैं, इनका कुल जोड़ 9000 है, पहली संख्या क्या है? तो यहाँ पे आपके पास संख्याएं नहीं दी गई है, लेकिन उनका रेशो दिया गया है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपने पहली संख्या मान लेनी है 7 और दूसरी संख्या मान लेनी है 11। बोला क्या गया है कि दोनों संख्याओं का कुल जोड़ 9000 के बराबर है। मतलब ये जो है ये 9000 के बराबर है। अगर चाहो तो x भी मान सकते हो, 7x + 11x = 9000। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 11 और 7 18 आ जाएगा। x आप यहाँ पे ले लो, 9000 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 9000 / 18। तो यहाँ पे ये आपका कट जाएगा 500 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 500 है तो आपसे पूछा गया पहली संख्या क्या है? तो पहली संख्या क्या थी? 7 थी। अगर पहली संख्या थी आपके पास 7x,
अगर ए की वैल्यू 500 है तो 7 की कितनी होगी, मल्टीप्लाइड बाय 7, 500 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये आपके पास आ जाएगा 3500। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था विलुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन था। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले को 2 से मल्टीप्लाई किया गया था, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया गया था, फिर 4 से, फिर 5 से, और अब 120 को मल्टीप्लाई करना था 6 के साथ। तो आपका आंसर आ जाना था 720। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, पी क्यू का भाई है, क्यू आर का भाई है और आर एस का पति है, टी पी के पिता है, एस टी से कैसे संबंधित है। इसके लिए भी आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला क्या है कि पी क्यू का भाई है, तो यहाँ पे पी जो है वो क्यू का भाई है। इससे अगला है कि क्यू आर का भाई है, जो क्यू है वो आर का भी भाई है, और जो आर है वो एस का पति है। आर जो है वो एस का पति है, मतलब एस जो होगी वो वाइफ होगी आर की। अब अगला है टी पी के पिता है, जो टी है वो फादर है पी के। तो एस टी से कैसे संबंधित है, आपको इनका रिलेशन ढूंढना है, टी और एस के बीच का रिलेशन ढूंढना है। अब यहाँ से तो आपको पता है कि तीनों के तीनों भाई हैं, पी क्यू का भाई है, क्यू आर का भाई है, और आर जो है वो, ये तीनों भाई हैं। अगर ये भाई हैं, इसका मतलब है कि जो टी है वो आर का भी फादर है। तो यहाँ से जो टी और एस का जो रिलेशन निकलेगा वो निकलेगा बी बहू। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है पर ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, सी। और डी बी से छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ बताया गया था, सबसे बड़ी नदी यहाँ पे पहले ही बताया गया था कि सी सबसे लंबी नदी है। तो इसका सही आंसर होना था सी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, कक्षा के लड़के एक कतार में खड़े हैं, एक लड़का दोनों सिरों से 19वें स्थान पर खड़ा है, कक्षा में कुल कितने लड़के हैं। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे ए से लेके बी तक एक कक्षा की कतार है। यहाँ पे बोला कि एक लड़का दोनों सिरों से 19वें स्थान पे खड़ा है, इसका मतलब है कि लड़का कहीं यहाँ पे होगा, 19वें स्थान पे खड़ा है। इसका मतलब है कि इस साइड भी यहाँ पे 18 बच्चे और हैं, और इस साइड भी 18 बच्चे और हैं। तो कक्षा में कुल कितने लड़के हैं, 18 यहाँ पे हैं, 18 यहाँ पे हैं, 36, और एक यहाँ पे ये खुद है, तो कुल कितने हो जाएंगे 37। ऑप्शन नंबर बी 37 इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि ए को 2 लिखा जाता है, बी को 4, सी को 6, तो उसी श्रेणी में 12, 10, 10, 8 का अर्थ क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ए जो है वो फर्स्ट प्लेस पे होता है, तो यहाँ पे इसको सिर्फ जो है वो डबल किया गया, ए को 2, बी जो है वो दूसरे स्थान पे होता है तो 4, सी जो है थर्ड पोजीशन पे होता है तो 6। तो यहाँ पे लिखा गया है 12। 12 का मतलब है कि इंग्लिश में जो है वो 6th पोजीशन पे कौन होता है, तो 6th पोजीशन पे होता है आपका एफ, फिर 10 10 तो मतलब 5 पोजीशन, ई होता है ई, और 8 मतलब 4th पोजीशन पे कौन सा होता है, डी। ए बी सी और डी। यहाँ पे यहाँ पे 4, ऑप्शन नंबर डी फीड इसका सही आंसर होना था। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से था, ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोलाकार मेज पर, यहाँ पे ये 20 नहीं, यहाँ पे होना था बीच की तरफ मुंह कर कर बैठे हैं। डी एफ के बाएं नहीं है, डी ए के दाएं से दूसरे नंबर पर है, सी ए के बाएं पर तीसरे नंबर पर है, सी जी के बाएं से दूसरे नंबर पर है, बी जी का पड़ोसी है। तो यहाँ पे आपको इसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा सिटिंग अरेंजमेंट का। तो यहाँ पे इस तरह से जो है वो 7 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे पहली कंडीशन है डी एफ के बाएं नहीं है, तो अभी हमें यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, हमें स्टार्ट करना है जहाँ पे हमें फिक्स जो है वो इक्वेशन मिलेगी। अगली इक्वेशन है डी ए के दाएं से दूसरे नंबर पर है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, डी ए के दाएं से दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पे आपके पास ए होगा, और क्या बोला गया, डी ए के दाएं से दूसरे नंबर पर है, तो डी का जो ए का जो दायां होगा वो इस ओर को होगा, तो दूसरा नंबर यहाँ पे, तो डी यहाँ पे होगा।
अगला है सी ए के बाएं से तीसरे नंबर पर है। अब ए का जो बायां होगा वो इस साइड को होगा, तो सी ए के बाएं से तीसरे नंबर पर है, तो बायां ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है सी जी के बाएं से दूसरे नंबर पर है। सी जो है वो जी के बाएं से दूसरे नंबर पर है, मतलब जी यहाँ पे होगा। अब जी का बायां यहाँ पे पहला और यहाँ पे दूसरा, तो सी जी के बाएं से दूसरे नंबर पर है। और साथ में बोला गया कि बी जी का पड़ोसी है, तो जी का एक पड़ोसी तो ए है, तो यहाँ पे बी होगा क्योंकि बी जी का पड़ोसी है। अब यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें, जो दो प्लेस है वो आपके पास बच गए हैं। अब आप पहली जो इक्वेशन थी उसको दोबारा से पढ़िए। डी एफ के बाएं नहीं है, जो डी होगा वो एफ के बाएं नहीं है। इसका मतलब ये है कि डी जो है वो एफ के दाएं है, तो एफ यहाँ पे होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एफ होगा तो एफ के बाएं ए होगा और एफ के दाएं डी होगा, और यहाँ पे कौन होगा, ई होगा। अब यहाँ पे आपके पास डायग्राम बन चुका है। अब आप क्वेश्चंस को यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है सी से एकदम दाएं पर कौन है, तो यहाँ पे सी है। सी से एकदम दाएं पर कौन है, बी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट आपके पास ए और जी के बीच में कौन है, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे जी है, तो इनके बीच में यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी के एकदम बाएं कौन है, तो यहाँ पे डी के एकदम बाएं कौन है, डी के एकदम बाएं है यहाँ पे एफ। एफ जो है वो डी के एकदम बाएं है, लेकिन ऑप्शन में एफ जो है वो हमारे पास नहीं है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी। अब यहाँ पे हमारे पास मैथ का पोर्शन है। पहला क्वेश्चन था, यदि किसी घर के मूल्य के 2/7 हिस्से की कीमत 28,000 है तो पूरे घर की कीमत कितनी होगी। 2/7 हिस्से का मतलब है कि अगर दो हिस्सों की कीमत 28,000 है तो एक हिस्से की कीमत कितनी होगी, 28,000/2, 14,000 आ जाएगा। और पूरे घर की कीमत कितनी होगी, पूरे घर की कीमत होगी, क्योंकि पूरे घर के 7 हिस्से हैं, तो पूरे घर की कीमत होगी 7 × 14,000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 98,000। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 98,000 ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, रुपये 16,500 के मूलधन पर 16% की दर से 4 साल में साधारण ब्याज कितना होगा। तो आपको साधारण ब्याज निकालना है, पहले 1 साल का निकाल लेते हैं। तो 16,500 पे 16% की दर से 1 साल का कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास, और 165 × 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 2,640, और 4 साल का कितना बन जाएगा, साधारण ब्याज है तो सिर्फ आपने मल्टीप्लाई ही करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 061, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 और 10, तो ऑप्शन नंबर बी 10,560 आपका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3,600 रुपये में बेचा गया तो उसका अंकित मूल्य क्या था। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर 25% की छूट पे बेचा है, इसका मतलब उसने कितने रुपए जो वो लिए, उसने 75% पे उसको बेचा है, 25% उसने डिस्काउंट दिया और उसको 75% पे उसने उसको बेचा है, और वो 75% किसके बराबर है, 3,600 के बराबर। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बन जाएगी सिंपल सी कि एक्स का जो 75% है वो किसके बराबर है, 3,600 के बराबर है। तो यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0,000/75 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम 5 से करते हैं, 15, 7, यहाँ पे 2
और 0 0 0। अब 15 से डिवाइड कर देते हैं। 15 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4 के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8 0 0। तो आपका यहाँ पे 4800 आपका आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको A/B दिया गया है 11/7, B/C भी दिया गया है 2/3। तो आपको बताना है A/C। तो इसको सॉल्व करने की सिंपल सी ट्रिक है कि आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो 22 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो 14 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21। ये आपका आ जाएगा A/B/C। आपसे पूछा गया है A और C का। तो A कितना है 22 और C कितना है 21। तो 22/21 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि एक संख्या का 45% उस संख्या के 55% से 250 कम है तो संख्या क्या होगी। तो हमारी यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी x का 55% माइनस एक्स का 45% इक्वल टू 250। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनेगी 11x/20 माइनस 9x/20 इक्वल टू 250। तो यहाँ पे 11x में से 9x गए तो आपके पास बचा 2x/20 इक्वल टू 250। यहाँ पे अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे बस 10 आ जाएगा और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 250 मल्टीप्लाइड बाय 10 और आपके पास आंसर आ जाएगा 2500। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 2500। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक को 45% वोट मिला, वह बी से 3120 वोटों द्वारा पराजित हुआ। तो एक को कितने वोट प्राप्त हुए। तो यहाँ हमारे पास 2 उम्मीदवार हैं। ए को 45% वोट मिले और बी को कितने मिले हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि पूरा 100% होता है। अगर ए को 45% मिले तो बी को कितने मिले होंगे 55%। और ए बी से कितने वोटों से हारा, कितना गैप है इनके बीच 10 का गैप है। तो 10% या 10 वोटों से जो है जो ए है वो बी से हारा। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि वह बी से 3120 वोटों द्वारा पराजित हुआ। मतलब ये जो 10 है ये बराबर है 3120। अगर 10 इतने के बराबर है तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, ये डिवाइड होगा 10 के साथ और ये 0 कैंसिल तो 1। तो आपके पास 1 आ जाएगा इक्वल टू 312। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है ए को कितने वोट प्राप्त हुए। तो ए को कितने वोट प्राप्त हुए हैं 45। अगर ए की वैल्यू 312 है तो 45 की वैल्यू कितनी होगी 312 मल्टीप्लाइड बाय 45। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 14040। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि x का x% 25 है तो x की वैल्यू याद कीजिए। तो इसकी सिंपल सी इक्वेशन बनेगी x का x% इक्वल टू 25। यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा x² इक्वल टू ये 25, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे जाके, ये बन जाएगा आपके पास 2500। अगर x² 2500 के बराबर है तो हमारे पास x आ जाएगा 2500 विदिन अंडर रूट। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50, क्योंकि 50 का स्क्वायर 2500 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास आ जाएगा A50। तो
तो अब हमारे मॉक टेस्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है अब हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। 80 लास्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 140 रुपये में खरीद कर 168 में बेचा गया, लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। खरीदा कितने में गया? 140 में, और बेचा कितने में गया? 168 में। कितना लाभ हुआ? 28 रुपये का लाभ हुआ। हमें कैलकुलेट क्या करना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करना है? तो लाभ हुआ हमें 28, कितने पे हुआ? 140 पे, और मल्टीप्लाइड बाय 100 यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। तो हमने इस प्रकार से पूरे मॉक टेस्ट को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपने भी इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत सॉल्व हुआ है या कहीं पे कोई गलती है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जल्दी हमारा नेक्स्ट मॉक टेस्ट भी आ जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।